बहुत वर्ष पुरानी बात है। पूर्व दिशा की ओर फैले एक छोटे से राज्य में एक रानी थी, गीतांजलि। वह रूप में अनुपम थी और बुद्धि में तेज, लेकिन जितनी बाहर से सुंदर थी, भीतर से उतनी ही उलझनों से भरी थी। कभी यह राज्य कृष्णदेव के अधीन था। एक न्यायप्रिय वीर और विद्वान राजा रानी गीतांजलि के उनसे विवाह के बाद की जिंदगी बिल्कुल एक परियों की कहानी जैसी थी। दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजा कृष्णदेव ने एक युद्ध में अपने प्राण खो दिए। वह युद्ध जो राज्य की सीमाओं को बचाने के लिए लड़ा गया था, वह दिन रानी गीतांजलि की जिंदगी की सबसे बड़ी रात बन गया। उसके जीवन से न सिर्फ उसका साथी चला गया, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा भी बिखर गया। राज्य की प्रजा ने रानी को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया। शासन तो उसने संभाल लिया, लेकिन उसके मन का शून्य कभी भर नहीं पाया। वह दिन रात महल में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती। मंत्रियों की बैठकें, दरबार की रीतियां, सब कुछ चलते रहे, लेकिन जब वह अपने कक्ष में लौटती तो चारों ओर सन्नाटा होता। ना वह प्रेम पा सकी, ना ही कोई ऐसा हमसफर मिला जो उसके भीतर की भावनाओं को समझ सके। समय बीतता गया। उसकी उम्र 26 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी आंखें अब भी वहीं चमक लिए हुए थीं, जो प्रेम की भूख में डूबी रहती हैं। रानी की यह तृष्णा, यह अधूरापन अब उसे भीतर से चुभने लगा था। महल के हर कोने में उसकी यादें थीं। राजा कृष्णदेव के साथ बिताए क्षणों की, उसके स्पर्श की, उसके स्वर की, और उन रातों की जब वे घंटों एक दूसरे की बाहों में समाये रहते थे। लेकिन अब वह सब बस स्मृति बन गया था, और स्मृतियां जब शरीर में आग लगाने लगे तो वे वरदान नहीं, बल्कि एक नई भूख बन जाती हैं। रानी गीतांजलि, जो कभी सिर्फ राजकाज में व्यस्त रहती थी, अब स्वयं को अक्सर दर्पण के सामने पाती, कभी अपने होठों को निहारती, कभी अपनी देह की रेखाओं को, और हर बार यही सोचती, क्या अब भी कोई है जो मुझे चाह सके? क्या मेरी आंखों में अब भी कोई डूब सकता है? महल के बाहर का जीवन चलता रहा। सभाओं में न्याय होता कर वसूली की चर्चा होती, दूत आते जाते, पर रानी के भीतर एक अंतहीन सन्नाटा पसरता जा रहा था। उसे अपना शयन कक्ष अब एक सोने का पिंजरा लगने लगा था, भव्य, सुंदर, लेकिन खाली। हर रात जब वह अपने शाही वस्त्र त्याग कर महंगे रेशमी वस्त्र पहनती, अपने गजरे को बालों में सजाती और आईने के सामने बैठती, वह एक बार फिर स्त्री बन जाती। सिर्फ रानी नहीं, उस पल उसकी आत्मा जैसे किसी प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगती, जो दरवाजा खोले और कहे, मैं आया हूं तुम्हारे अधूरेपन को पूरा करने। लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुलता। रानी गीतांजलि के दिन अब दो रंगों में बीतते, एक वो जो प्रजा को दिखते, जहां वह कठोर और अनुशासित शासिका थी, और दूसरा वो जो सिर्फ उसके अंतर में होता, जहां वह एक औरत थी जो प्रेम चाहती थी, स्पर्श चाहती थी, अपनापन चाहती थी। महल की दासियां वो जानती थीं कि रानी अब अकेली नहीं रहना चाहती, लेकिन वह डरती थी किसी को पास आने देने से। आखिर एक रानी का शरीर सिर्फ उसका नहीं होता, उस पर नजर होती है पूरे राज्य की, राजनीति की, इतिहास की। पर स्त्री का मन यह सब कहां समझता है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, रानी ने अपनी दासी रश्मि से पूछा, क्या प्रेम एक बार ही होता है? रश्मि, जो बचपन से ही उसके साथ थी, बोली, प्रेम एक बार होता है रानी सा, पर तृष्णा कई बार होती है, और जब हृदय खाली हो तो वह प्रेम की जगह किसी भी छाया को स्वीकार कर लेता है। रानी चुप रही। भीतर कहीं कुछ हिल गया था। अब गीतांजलि का मन राजनीति से ज्यादा उन सैनिकों की परेड में रुचि लेने लगा था। वह चाहती तो नहीं थी, पर उसकी नजरें उन जवान बलिष्ठ सैनिकों की देह पर अटक जाती थीं, खासकर जब वे बिना अंगरखा पहने अभ्यास करते। कभी कभी वह खिड़की से उन्हें निहारती, छिपकर, चुपचाप, जैसे कोई जलती हुई आत्मा थोड़ी देर के लिए किसी ठंडी छांव में आ खड़ी हो। एक दिन उसकी नजर एक नए सैनिक पर पड़ी। विक्रांत वह नया था, लेकिन उसकी चाल, उसकी भुजाएं और उसके चेहरे की कठोरता, रानी को पहली ही नजर में कुछ महसूस हुआ। यह कोई प्रेम नहीं था,
यह शायद एक तलाश थी उस अधूरेपन की पूर्ति की जो बरसों से सुलग रही थी। अब गीतांजलि को खुद से डर लगने लगा था। वह जानती थी कि यह भावना उचित नहीं। वह रानी थी और विक्रांत सिर्फ एक सैनिक, लेकिन फिर भी उसकी आंखें उसे खोजती रहतीं। दरबार में, आंगन में, यहां तक कि सपनों में एक दिन जब वह स्नान के बाद अपने कक्ष में बैठी थी, उसने पहली बार खुद से स्वीकार किया, मैं अकेली हूं और अब यह अकेलापन मुझे खा रहा है। उस दिन उसने पहली बार अपने वस्त्र कुछ अधिक हल्के चुने, पहली बार अपने गजरे में चंपा की जगह रात रानी लगवाई, पहली बार अपने होठों पर हल्का गुलाबी रस लगाया, बस यूं ही जैसे कोई बात मन से निकल जाए और जुबान तक आए बिना लौट जाए। वह जानती थी उसने सीमा लांघी नहीं थी, लेकिन अब वह रेखा दिखने लगी थी, और जब रेखा दिखने लगे तो उसे लांघने में देर नहीं लगती। उस रात जब वह अपनी बिछावन पर लेटी थी और बाहर से सैनिकों के अभ्यास की आवाजें आ रही थीं, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जग रहा था, और उसे पहली बार राजा कृष्णदेव की जगह उसे कोई और दिखा, कोई ऐसा जो आज भी जीवित है, कोई विक्रांत जैसा। उसने खुद को कोसा, फिर माफ किया, क्योंकि वह रानी जरूर थी, पर थी तो एक औरत ही। रात बीती, चांद धीरे धीरे छिपा और विराटगढ़ की पहाड़ियों के पीछे से सूरज ने झांका, लेकिन उस सुबह कुछ बदला हुआ था। गीतांजलि के चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, अब सब ठीक होगा। वो सुबह रोज की तरह शुरू हुई। राजमहल की सीढ़ियों पर कमल के फूल बिछाए गए, मोर के पंखों से महल को झाड़ा गया और बांसुरी की मीठी धुन से दरबार सजाया गया। लेकिन रानी आज दरबार में नहीं गई। उसका मन अब राजनीति की पत्तियों को पलटना नहीं चाहता था। आज वह खुद की बात सुनना चाहती थी, खुद से। दासी रश्मि ने जब हल्के स्वर में पूछा, रानी सा आज भी विश्राम करेंगी? तो गीतांजलि ने सिर हिलाया। हां रश्मि, आज मैं सिर्फ स्त्री बनकर जीना चाहती हूं। वो बगीचे में गई, उस स्थान पर जहां राजा कृष्णदेव के साथ उसने एक बार घंटों बिताए थे। चुपचाप, बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे की आंखों में देखकर वहां जाकर वो बैठी और धीरे से घास पर उंगलियां फिराई, जैसे कोई भूली हुई बातों को टटोल रहा हो। तभी उसकी नजर महल के पिछले हिस्से की तरफ गई, जहां सैनिक अभ्यास कर रहे थे, और उनमें वहीं था विक्रांत। वह पेड़ के नीचे बैठा अपनी तलवार की धार ठीक कर रहा था। पसीने से उसका कुर्ता भीग चुका था और उसकी भुजाओं की रेखाएं साफ दिख रही थीं। रानी की नजर कुछ देर के लिए उस पर अटक गई, जैसे कोई बच्चा बारिश की बूंदों को खिड़की से देखता है, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। उसने नजरें फेर लीं, लेकिन मन वहीं अटका रहा। रश्मि ने पीछे से आकर पूछा, ठंडी छांव में क्यों बैठी हो? रानी सा भीतर चलें? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रश्मि, कुछ बातें हवा को सुनानी है। अगले दिन दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई। युवा सैनिकों के सम्मान हेतु यह सभा हर साल होती थी, लेकिन इस बार रानी स्वयं उपस्थित हुई, और यह भी पहली बार था कि उन्होंने सभी सैनिकों से अलग अलग संवाद किया। जब विक्रांत की बारी आई तो दरबार में एक हलचल सी हुई। वह महल में नया था, पर उसकी वाणी में साहस था। रानी ने उससे साधारण प्रश्न पूछे, कहां से आए हो? सेना में क्यों आए? लेकिन उसकी आंखें कुछ और जानना चाह रही थीं। विक्रांत की नजरें झुकी थीं, पर उसकी आवाज में नरमी थी। रानी सा, मेरे गांव में कोई युद्ध नहीं था, पर भूख थी। सेना में आकर पेट तो भरता है, पर अब आत्मा को तृप्ति चाहिए, उसने सहजता से कहा। रानी को यह उत्तर भीतर तक छू गया। शायद वह जानती थी तृप्ति क्या होती है और अधूरापन कितना खतरनाक। सभा समाप्त हुई, सब चले गए, पर रानी के मन में अब विक्रांत का चेहरा गूंजने लगा था। वह पहली बार था जब किसी सामान्य सैनिक ने उसके भीतर का राग छेड़ा था। अब रानी ने अपने नियम बदलने शुरू किए। रोज बगीचे में जाना, घुड़सवारी के समय महल के सैनिकों के मार्ग से गुजरना, और कभी कभी बिना बताए रसोई का निरीक्षण करना, जहां विक्रांत प्रहरियों में तैनात रहता। विक्रांत ने रानी की दृष्टियों को महसूस किया था। वह जानता था
यह कोई सामान्य बात नहीं, लेकिन वह अपनी मर्यादा में था। वह रानी को पूज्य समझता था, पर उसके हृदय में अब एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। एक दिन रानी ने रश्मि से कहा, विक्रांत को मेरे पुस्तकालय में तैनात करो, वहां कोई शूरवीर चाहिए। रश्मि थोड़ी चौकी पर रानी सा, वहां तो शांतिप्रिय सेवक ही रहते हैं। रानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब ज्ञान की रक्षा भी शौर्य से होनी चाहिए। विक्रांत अब रोज पुस्तकालय में तैनात रहने लगा। किताबों की खुशबू और रानी की उपस्थिति, यह दोनों उसे भीतर से कुछ नया महसूस कराते। रानी कभी कभी अकेली आती और विक्रांत से पुस्तकें मंगवाती। उसके हाथों से किताब लेते हुए उसका स्पर्श कितना मामूली, लेकिन रानी के लिए वह किसी चुंबन से कम नहीं लगता। एक दिन जब रानी ने एक पुरानी कविता की किताब खोली, उसमें एक पंक्ति पढ़ी, स्त्री का प्रेम जब भीतर दब जाए तो वह उसकी आत्मा को जलाने लगता है। उसने विक्रांत की तरफ देखा जो कुछ ही दूर खड़ा था और खुद से कहा, कहीं मैं अब अपनी आत्मा को जला तो नहीं रही। रानी जानती थी यह जो कुछ भी है गलत नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। समाज, मर्यादा, परंपरा सब उसके विरुद्ध खड़े थे, लेकिन उसके भीतर जो औरत थी वह हर रोज थोड़ी और पिघलती जा रही थी। वो अब रोज शाम को स्नान के बाद महकते इत्र लगवाती, बालों में मोती जड़वाती और पुस्तकालय में बैठी रहती, बिना किसी पुस्तक को खोले, जैसे किसी प्रतीक्षा में। और विक्रांत, वो अपनी जगह पर खड़ा कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में अब सवाल थे। और रानी को यह देखना अच्छा लगता था कि अब कोई है जो उसे सिर्फ रानी नहीं बल्कि गीतांजलि के रूप में देखता है। एक दिन जब हवाओं में वसंत की गंध घुली थी, रानी ने पहली बार सीधे विक्रांत से पूछा, क्या कभी तुमने किसी स्त्री से प्रेम किया है? विक्रांत चौंका नहीं। उसने सिर झुकाया और कहा, नहीं रानी सा, लेकिन किसी स्त्री को देखा है जो रानी होते हुए भी एकाकी हो। रानी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने एक पल को आंखें बंद की और फिर कहा, प्रेम करना गुनाह नहीं होता विक्रांत, बस वक्त और स्थान को पहचानना जरूरी होता है। पुस्तकालय की उस शाम के बाद से कुछ बदल चुका था। ना रानी ने कुछ कहा, ना विक्रांत ने, लेकिन उन दोनों के बीच एक अदृश्य डोर थी जो हर दिन और कसती जा रही थी, जैसे किसी बीज को जमीन में दबा दिया गया हो और अब वह अपनी जड़ें फैलाने को तैयार हो। महल में अब वसंत का आगमन हो चुका था। रंग बिरंगे फूलों से आंगन सजने लगे थे। हर कोने में खुशबू और संगीत की गूंज थी, लेकिन गीतांजलि के भीतर कुछ और ही खिल रहा था। प्रेम, शायद वासना, शायद उससे भी ज्यादा जटिल, कोई तृष्णा जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। उस रात जब रश्मि ने पूछा, रानी सा आप सोई नहीं? अब तक तो गीतांजलि ने सिर्फ इतना कहा, नींद तब आए जब मन शांत हो। वह उठी, अपनी ओढ़नी लपेटी और धीरे धीरे महल की सबसे ऊंची मीनार की ओर बढ़ गई। वहां से पूरा जूनागढ़ दिखता था, पहाड़, जंगल, नदी और दूर फैले गांवों की टिमटिमाती बत्तियां। वहां खड़े होकर उसने आंखें बंद कीं। मन में एक ही छवि थी विक्रांत की, उसका शांत चेहरा, दृढ़ दृष्टि और उसके भीतर छिपा स्त्री के प्रति सम्मान। वो कोई राजा नहीं था, लेकिन गीतांजलि को अब पहली बार कोई पुरुष अपना लगा था। अगले दिन उसने आदेश दिया, विक्रांत को मेरी व्यक्तिगत सेवा के लिए नियुक्त किया जाए। पुस्तकालय के अलावा यह निर्णय महल के मंत्रियों को थोड़ा खटका। एक साधारण सैनिक, रानी के इतना निकट, लेकिन रानी की बात टाली नहीं जा सकती थी। सब ने सिर झुका दिया। अब विक्रांत रानी के दैनिक कार्यों में उपस्थित रहने लगा, कभी बगीचे में फूलों की देखरेख के बहाने, कभी घुड़सवारी के अभ्यास के समय, तो कभी शिल्पकारों के काम का निरीक्षण करते हुए। गीतांजलि हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा और परखती रही। विक्रांत अपनी सीमा में था, पर उसकी आंखें बोलती थीं और रानी, वह उसकी आंखों से संवाद करने लगी थीं। एक दिन जब वह अपनी झील के किनारे बनी छतरी में बैठी थी, उसने पूछा, तुम अपने गांव की सबसे सुंदर चीज क्या मानते हो? विक्रांत ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, एक बेल थी, गुलबकावली की। वो अकेली थी, पर पूरे गांव को महक देती थी। रानी मुस्कुराई, क्या वो बेल अब भी है? नहीं, उसने जवाब दिया, उस पर आंधी आई थी, जड़ से उखड़ गई। रानी की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई।
कभी कभी सबसे सुंदर चीजें अकेली ही रह जाती हैं, और जब वे बिखरती हैं तो उनकी खुशबू भी हवा से मिटने लगती है। उसकी आवाज में उस दिन एक अजीब सी नमी थी। रात होते होते महल में फिर से आमंत्रण का माहौल बन गया। रानी ने संगीत सभा बुलाई, लेकिन यह सभा पहले जैसी नहीं थी। आज वहां दरबार के नृतक गायक नहीं थे, सिर्फ रानी और चुनिंदा अतिथि थीं, और उसमें विक्रांत भी था। संगीत शुरू हुआ, धीमा करुण गहराई में उतरता हुआ। गीतांजलि ने आज पहली बार खुले बाल रखे थे। गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी में उसकी आंखें और भी अधिक चमक रही थीं। वह विक्रांत के बिल्कुल सामने बैठी थी। दोनों के बीच शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। मौन ही सबसे बड़ा संवाद बन गया था। जैसे जैसे रात बढ़ी, रानी उठी और सभा से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक क्षण को विक्रांत की ओर देखा। ऐसा देखना जैसे कोई मोमबत्ती लौ बुझने से पहले करती है। विक्रांत कुछ देर बैठा रहा, फिर चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। महल की पिछली गैलरी में वह रानी को अकेला खड़ा देख सका। चांदनी में भीगती हवा में उड़ते बालों के साथ वह उसके पास गया, कुछ बोले बिना, और रानी ने बिना पीछे देखे कहा, क्या तुम जानते हो विक्रांत, यह जो तन्हाई है, यह एक समय बाद चीखने लगती है। विक्रांत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। रानी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। कुछ क्षण के लिए दोनों की आंखें मिलीं, और तभी पहली बार गीतांजलि ने अपना सिर विक्रांत के सीने पर टिका दिया। कोई आदेश नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस एक स्त्री का मौन समर्पण। विक्रांत के हाथ कांपे, वह रानी को छू भी नहीं सकता था। पर आज वह सिर्फ रानी नहीं थी, वह एक थकी हुई आत्मा थी जो सहारा ढूंढ रही थी। रानी सा उसने फुसफुसाया नहीं। विक्रांत, उसने कहा, आज सिर्फ गीतांजलि हूं। मैं उस रात कुछ नहीं हुआ सिवाय उस मौन के, जिसने दोनों के बीच की सारी दीवारें गिरा दी। अगली सुबह महल का सूरज कुछ अलग सा था, जैसे कोई रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। लेकिन रानी के चेहरे पर डर नहीं था, अब वहां संतुलन था। रश्मि ने देखा, उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं रहा, ना ही आंखों में बेचैनी। उसने पूछा, रानी सा, सब ठीक है? रानी ने बस इतना कहा, अब मैं अधूरी नहीं रही। रश्मि, अब मैं खुद को पूरी महसूस करती हूं। रश्मि ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द उसकी जुबान तक आकर रुक गए। शायद वह जानती थी कि गीतांजलि के इस कथन के पीछे एक गहरी यात्रा थी, मन की, तन की और आत्मा की। उस दिन के बाद रानी ने खुद को पहले से ज्यादा सजीव महसूस किया। न वह अपने श्रृंगार में डूबी रहती, न महलों की नीरवता उसे अब डराती। हर सुबह वो बगीचे में निकलती, हर फूल को छूती, हर पत्ते को देखती, जैसे संसार को फिर से जानने लगी हो। पर यह परिवर्तन सिर्फ उसके भीतर का नहीं था। विक्रांत भी अब वही नहीं रहा था। अब वह केवल एक सैनिक नहीं था, वो रानी की आंखों का प्रतिबिंब बन चुका था। जब वह उसके पास होता तो गीतांजलि को कोई भय नहीं लगता, ना समाज का, ना मर्यादा का। जैसे वह पल एक संसार हो, जहां सिर्फ दो इंसान हो, बिना उपाधि, बिना दूरी। एक दिन रानी ने विक्रांत को अपने निजी उद्यान में बुलवाया। वहां सिर्फ दो सेविकाएं थीं, रश्मि और कामिनी। उन्होंने रानी की आंखों में एक अलग सी झिलमिलाहट देखी। वो हल्के नीले रंग की साड़ी पहने थी, उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, जैसे वो आज सिर्फ गीतांजलि बनकर रहना चाहती थी। रानी, विक्रांत आया, सीधा, संयमित। उसने सिर झुकाया। बैठो, रानी ने कहा, आज मैं नहीं चाहती कि तुम खड़े रहो। वो बैठ गया। थोड़ी दूरी पर तुम मुझे डरते हो? विक्रांत, रानी ने पूछा। नहीं, विक्रांत ने शांत स्वर में कहा, पर मैं खुद को भूलना नहीं चाहता। कभी कभी खुद को भूल जाना ही सच्चा होना होता है। रानी ने उत्तर दिया। पल भर को दोनों चुप रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट थी और कुछ फूलों की गंध। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा? रानी ने धीरे से पूछा कि कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं। हां, विक्रांत ने कहा, पर वे सबसे अधिक खतरनाक भी होते हैं। रानी मुस्कुराई। तो क्या हम उस खतरे के पास हैं? विक्रांत ने सिर झुका लिया। रानी सा नहीं, आज नहीं, आज सिर्फ गीतांजलि हूं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पहली बार, ना धीमा, ना हिचकिचाता। और विक्रांत, जिसने वर्षों तक तलवार थामी थी,
आज किसी स्त्री का स्पर्श ऐसे अनुभव कर रहा था जैसे पहली बार जमीन पर बारिश की बूंदें गिरी हो। कोई वादा नहीं किया गया, कोई भविष्य नहीं गाढ़ा गया, लेकिन वो क्षण उस बगीचे में अमर हो गया। रात को जब रश्मि ने रानी के बालों में तेल लगाया, उसने चुपचाप पूछा, रानी सा आप खुश हैं? हां, रानी ने धीरे से कहा, लेकिन यह खुशी एक नदी है जिसमें मैं बहना चाहती हूं, डूबना नहीं। और विक्रांत वो मेरी तट रेखा है, अगर वह रहे तो बहाव सुंदर रहेगा। रानी जानती थी कि महल के बाहर की दुनिया बहुत कठोर है। वहां ऐसे संबंधों को नाम नहीं दिए जाते, केवल प्रश्न उठते हैं, उंगलियां उठती हैं। पर भीतर भीतर वह खुद को पहली बार एक स्त्री मान पाई थी, न किसी गद्दी की रानी, न किसी रिवाज की मूर्ति। अगले दिन राजसभा में रानी पूरी गरिमा के साथ पहुंची। उन्होंने राजनीति पर चर्चा की, योजनाओं को परखा और सटीक निर्णय लिए। लेकिन जब सभा समाप्त हुई तो उनकी आंखें एक बार फिर दरवाजे की ओर मुड़ गईं, जहां विक्रांत एक कोने में खड़ा था। मौन पर सजग उस रात उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, खुद के लिए, जो कभी किसी को नहीं दिखानी थी। मैंने प्रेम नहीं मांगा था, मैंने साथ मांगा था। कोई जो मेरे मौन को समझे, मेरी सांसों की गर्मी को महसूस करे, बिना किसी शर्त के। आज शायद मुझे वह मिल गया है। चिट्ठी रेशमी रुमाल में लपेटी गई और राजमहल के बक्से में रख दी गई, भविष्य के किसी दिन के लिए। लेकिन अब गीतांजलि बदल चुकी थी। उसका प्रेम अब रेखाओं से डरता नहीं था। वो जानती थी हवस और आत्मा के बीच एक महीन रेखा होती है, और उसने अब उस रेखा पर नृत्य करना सीख लिया था। रात की चुप्पी महल की दीवारों पर उतर आई थी। दीपक धीमे धीमे टिमटिमा रहे थे। महल के झरोखों से आती चांदनी रानी की बालकनी पर फिसलती हुई भीतर तक आ रही थी। गीतांजलि उस चांदनी को देख रही थी जैसे कोई पुरानी कथा दोबारा सुन रही हो। रश्मि कमरे में आई। उसके हाथ में चंदन और गुलाब जल की कटोरी थी। रानी सा, क्या आज भी वही वस्त्र नहीं? रश्मि गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा, आज कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें मैं खुद को भी ना पहचान सकूं। रश्मि कुछ नहीं बोली। उसने रानी के लिए हल्की गुलाबी पारदर्शी साड़ी चुनी जो रेशमी थी, परंतु गहराई में उतरने वाली उस रात पहली बार गीतांजलि ने दरवाजा खुद खोला, और जो सामने था वो केवल विक्रांत नहीं था, बल्कि वह पुरुष था जिसने एक स्त्री को फिर से स्त्री होना सिखाया आया था। विक्रांत ने जब रानी को देखा तो जैसे उसकी आंखें रुक गईं। न कोई शब्द, न कोई अभिवादन, वह बस देखता रहा, धीरे धीरे, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ा हो। आज तुम कुछ नहीं कहोगे? गीतांजलि ने पूछा। जो आंखों से कहा जा सकता है उसका शब्दों में अनुवाद अनुचित होगा, विक्रांत ने धीरे से कहा। वह भीतर आया चुपचाप, और कमरे का द्वार स्वतः बंद हो गया। रात आगे बढ़ने लगी और उनके बीच की दूरी घटने लगी। गीतांजलि के कंधे पर विक्रांत की उंगलियां ऐसे फिसली जैसे कोई कवि पन्ने पलट रहा हो। धीरे, भावुक और पूरी श्रद्धा से साड़ी सरकती गई और उसकी सांसें गहराती गईं। यह वो क्षण था जहां हवस अपवित्र नहीं थी, बल्कि वह एक दशा थी जिसमें दो आत्माएं अपने सबसे वास्तविक रूप में मिलती हैं। विक्रांत ने गीतांजलि के माथे को चूमा, न किसी अधिकार से, न किसी स्वामित्व से, बल्कि इस भाव से कि वह सौंदर्य को धन्यवाद दे रहा हो। रानी की आंखें बंद थीं, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। शरीर के हर स्पर्श में अब कोई संकोच नहीं था। वो स्त्री अब स्वयं को समर्पित कर रही थी, बिना शर्त, बिना भय के। बिछावन पर चांदनी और बाल खुले बालों की लहर में मिल गए। दीपक अब भी जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ अब तेज थी, जैसे वह रात भी साक्षी बनना चाहती हो, उस मिलन की जिसमें सत्ता नहीं, सिर्फ स्पर्श राज करता है। हर पल के साथ वे दोनों एक दूसरे में ऐसे समा रहे थे जैसे नदी और समंदर, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। गीतांजलि की सांसें अब विक्रांत के कानों में उतर रही थीं। वो कह रही थी, मैं अब सिर्फ रानी नहीं, मैं तुम्हारी हूं। उनके बीच न कोई पर्दा था, न कोई वर्जना। शरीर और आत्मा अब एक लय में थिरक रहे थे, और उस लय में कोई अश्लीलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्राचीनता जिसे युगों से स्त्रियां गुप्त रखती आई हैं। वो रात लंबी थी, पर किसी को थकान नहीं थी, सिर्फ एक शांति थी,
जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता था, न दरबार में सुनाया जा सकता था। सुबह जब सूरज की किरणें झरोखे से आई, विक्रांत जा चुका था। रानी पलंग पर बैठी थी, बाल खुले, आंखें बुझी नहीं, पर शांत रश्मि भीतर आई और बिना कुछ कहे जमीन पर बैठ गई। रानी ने बस उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैं सिर्फ जी नहीं रही, अब मैं महसूस भी कर रही हूं। समय की लहरों के साथ गीतांजलि और विक्रांत का रिश्ता अब केवल एक निजी प्रेम नहीं रहा था। वह एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो राज्य की तकदीर बदलने की क्षमता रखता था। अब जब गीतांजलि ने विक्रांत को अपनी पूरी तरह से स्वीकृति दी थी, तो उसका दिल और आत्मा दोनों उसके पास थे। इस प्रेम में एक गहरी कूटनीति और ताकत छिपी थी, और वह ताकत अब सिर्फ महल के भीतर नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य में फैलने वाली थी। राजमहल में एक शाम का समय था। गीतांजलि ने दरबार में सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया था। एक एक कर सभी दरबारी आए, लेकिन विक्रांत का चेहरा सबसे अलग था। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था, वही गर्मजोशी जिसे उसने हमेशा गीतांजलि के पास महसूस किया था। गीतांजलि ने खड़े होकर विक्रांत की ओर देखा। उसकी आंखों में न सिर्फ प्रेम, बल्कि एक नया संकल्प भी था। उसने धीरे से कहा, आज से विक्रांत न केवल मेरा साथी है, बल्कि वह मेरे राज्य का राजा होगा। यह शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। विक्रांत को अचानक ही यह जिम्मेदारी दी जा रही थी जो पहले किसी और को दी जाती, लेकिन गीतांजलि के फैसले में एक ठान लिया हुआ आत्मविश्वास था। विक्रांत ने गीतांजलि की ओर देखा और उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने कभी पहली बार देखी थी। वह जानता था कि यह पल सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि पूरे राज्य का था। उसने सिर झुकाकर गीतांजलि के निर्णय को स्वीकार किया। मुझे गर्व है, रानी विक्रांत ने कहा। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम दोनों मिलकर राज्य की दिशा तय करेंगे। गीतांजलि ने उसकी ओर बढ़ते हुए उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों साथ हैं विक्रांत। यह राज्य अब हमारे संकल्प का प्रतीक बनेगा। दरबार में बैठे अन्य अधिकारियों ने खड़े होकर विक्रांत और गीतांजलि की ओर सम्मानित दृष्टि से देखा। यह केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह एक नया अध्याय था। गीतांजलि और विक्रांत ने राज्य की दिशा बदलने का एक संकल्प लिया था। अब तक जो शासन था वह सिर्फ एक पारंपरिक सत्ता पर आधारित था, लेकिन अब दोनों मिलकर एक ऐसा शासन स्थापित करने जा रहे थे जिसमें राज्य की जनता, उनके हित और प्रेम की अहमियत होगी। अब राज्य की सत्ता सिर्फ गीतांजलि या विक्रांत के हाथों में नहीं थी, बल्कि यह दोनों के साझे संकल्प से संचालित होने वाली थी। राजमहल में अब सब कुछ नया था। रानी गीतांजलि और विक्रांत के रिश्ते का रूप अब महल की दीवारों के बाहर भी गूंज रहा था। उनका प्रेम अब सिर्फ एक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं था, वह एक राजकीय साझेदारी में तब्दील हो चुका था। यह गठबंधन महल के हर एक कोने में महसूस हो रहा था और पूरे राज्य की दिशा भी इस नए संबंध से तय होने वाली थी। गीतांजलि ने विक्रांत के साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की थी, जिसमें न केवल एक पतिप का संबंध था, बल्कि एक राजा और रानी का साम्राज्य था, जो पूरी दुनिया को यह दिखाने जा रहा था कि सत्ता सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होती, बल्कि एक स्त्री भी अपनी शक्ति और संकल्प से राज्य का मार्गदर्शन कर सकती है। निष्कर्ष, जब रानी गीतांजलि के पति का निधन हुआ तो उनके जीवन में एक गहरी शून्यता और अकेलापन बनाया। लेकिन उनके बाद किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ना यह दिखाता है कि मनुष्य का जीवन निरंतर बदलता रहता है और दुख और अधूरेपन से उभरने के लिए कभी ना कभी हमें नए रास्तों को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह निष्कर्ष इस बात को उजागर करता है कि किसी के जीवन में नई शुरुआत करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का होता है और प्रेम या संबंध हर व्यक्ति की जरूरत हो सकती है, चाहे वह किसी भी हालात में हो। नए व्यक्ति के साथ जुड़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखना जरूरी है, और यही कारण है कि गीतांजलि ने अपनी इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान किया, भले ही पहले वह अपने पति से जुड़ी थी। इसके अलावा इस कहानी का नैतिक संदेश यह भी है कि प्रेम एक निरंतर प्रक्रिया है।
जो कभी नहीं रुकती। यदि एक व्यक्ति का साथ छूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा व्यक्ति अपना जीवन अकेले ही जिए, बल्कि वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को फिर से खोज सकता है और एक नया संबंध भी स्थापित कर सकता है जो उसे फिर से पूरा महसूस कराए। अंततः यह दिखाता है कि जीवन में कभी भी किसी नए अध्याय की शुरुआत की जा सकती है और आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान के साथ हम नए रिश्तों में खुशी और संतुलन पा सकते हैं।